हेलो आरबीआई ग्रेड बी डीपीआर एस्पिरेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपको ज़रूर तैयार रखने चाहिए अगर आप आरबीआई ग्रेड बी डीपीआर की परीक्षा देने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए कि मैं उन टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा जिससे न्यूमेरिकल्स आने की संभावना है, क्योंकि मेन वेटेज जो होता है वो न्यूमेरिकल्स का ही होता है। लेकिन उससे सिर्फ न्यूमेरिकल्स नहीं आते, वो कॉन्सेप्ट जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। आपको उस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से याद रखना है और उससे जो न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं उसे भी आपको अच्छे से देख लेना है। तो मैंने इसको 3 भाग में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में है माइक्रो इकोनॉमिक्स, पार्ट 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स, पार्ट 3 इकोनोमेट्रिक्स और बाकी अदर है। उसका वेटेज उतना ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए मैं इसको यहाँ कवर नहीं कर रहा हूँ। और वो उसका सिलेबस इतना लंबा चौड़ा है कि उसको कवर करना भी ठीक नहीं है। मतलब कॉस्ट बेनिफिट उसका रेशियो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बहुत कम मार्क्स वो आते हैं। तो इस तरह का है। तो ये चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिससे बहुत संभावना है कि आपको क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के। तो उस तरह की ये चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में देख रहे हैं, इसको मैंने 2 भाग में डिवाइड किया है, आप देख सकते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में, क्योंकि इसमें ज़्यादा टॉपिक्स हैं। तो इसमें सबसे पहला है मार्केट इक्विलिब्रियम, डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन। तो ये सिंपल क्वेश्चन होंगे। आप एक डिमांड फंक्शन होगा, एक सप्लाई फंक्शन होगा और आपको इक्विलिब्रियम निकालना है। ये ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत आसान होंगे वो। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में यूटिलिटी फंक्शन होगा और एक्सपेंडिचर फंक्शन। यूटिलिटी फंक्शन मतलब इंडिफरेंस कर्व का जो इक्वेशन होगा, एक्सपेंडिचर फंक्शन मतलब बजट लाइन का इक्वेशन होगा। तो इसमें और भी कुछ चीज़ें हो सकती है न्यूमेरिकल्स, जैसे कि इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन भी आपसे पूछा जा सकता है, अगर उससे कोई न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो रिलेटेड है उसको आप देख लें। अब मैं ये बता रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं कि आपको यही देखना है, इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल बन रहे हैं इस पे आपको उसको देख लेना है। और बाकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इससे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, बहुत आराम से बनते हैं। स्लश की इक्वेशन, इससे भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं। इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को अलग अलग दिखाना होता है आपको। और फिर प्राइस, इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी जो कॉन्सेप्ट है, ये तो निश्चित है कि इससे जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और इसमें सभी कॉन्सेप्ट को आपको पता रहना चाहिए, जैसे प्राइस हो, इनकम इलास्टिसिटी हो या क्रॉस इलास्टिसिटी। तो सारी चीज़ों को आपको देख लेना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद आता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की तरह है। यहाँ प्रोडक्शन फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन होंगे, जैसे यहाँ यूटिलिटी फंक्शन और एक्सपेंडिचर फंक्शन होता है। तो इसे भी आप देख लीजिएगा, इसे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और उसके बाद आता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो कि इसके इक्विवेलेंट है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सॉरी, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के ही इक्विवेलेंट है। तो उससे भी न्यूमेरिकल बनते हैं, उसे भी आप देख लें। और सेपरेशन ऑफ आउटपुट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जैसे यहाँ आपने स्लश की इक्वेशन में सेपरेशन ऑफ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखा, इसी तरह प्रोड्यूसर बिहेवियर में सेपरेशन ऑफ आउटपुट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। तो आप उसे जरूर देख लें। ऐसे ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था सब सेपरेशन ऑफ आउटपुट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसे क्वेश्चन पूछे गए भी गए होंगे। लेकिन फिर भी इसे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, तो आप इसे देख लें। पार्ट 2 में कोप डगलास प्रोडक्शन फंक्शन, अगर आपने एमए से इकोनॉमिक्स किया है तो आपको ये तो जरूर पता होनी चाहिए। स्पेशली इससे पूछे जा सकते हैं रिटर्न्स टू स्केल, जैसे कोप डगलास में अल्फा बीटा कोएफिशिएंट दिया रहता है और आपको जैसे अल्फा बीटा कोएफिशिएंट दिया रहता है और आपको बताना होता है कि अल्फा बीटा कोएफिशिएंट को जोड़ने के बाद रिटर्न्स टू स्केल क्या होगा। जैसे 1 से ज़्यादा होता है तो इंक्रीजिंग हो जाता है, बराबर होता है तो कांस्टेंट होता है। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन कोप डगलास प्रोडक्शन फंक्शन से पूछे जा सकते हैं। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और या कहिए या कॉस्ट मिनिमाइजेशन कहिए, एक ही बात है। तो इसे में रिवेन्यू फंक्शन होता है, कॉस्ट फंक्शन होता है, प्रॉफिट फंक्शन होता है, जिसको लेकर आपको ऑप्टिमाइजेशन करता होता है, जिसमें डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज होता है। तो इसे भी आप देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस, इसके तो जरूर देख ले, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं
फिर आप कंज्यूमर सरप्लस निकाल के दिखाइए या प्रोड्यूसर सरप्लस निकाल के दिखाइए, अब आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे। और बाकी प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन डिफरेंट मार्केट कंडीशन। अब आप परफेक्ट कंपटीशन का अपना कंडीशन होता है, मोनोपोली में अलग कंडीशन होता है। मोनोपोली में आउटपुट डिटर्मिनेशन नहीं होता है, इसमें प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। हाँ, लेकिन अगर जनरली मोनोपोली में आउटपुट डिटर्मिनेशन की बात नहीं होती, प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। और बाकी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अपना एक कंडीशन होता है। ओलिगोपोली का प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन के अलग अलग मॉडल्स होते हैं, उससे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उसे आपको देख लेना है। और लर्नर इंडेक्स जो है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन किसी को पता नहीं होता तो वो बहुत सिंपल क्वेश्चन छोड़ देते हैं। वो मोनोपोली पावर से रिलेटेड होता है, जिसमें लर्नर इंडेक्स आता है। इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यूज होता है, तो इसे आप देख लें, खोज लें, आपको मिल जाएगा। और सिंपल गेम थियरी जो है, मैं सिंपल बोल रहा हूँ, इसका मतलब कि 2 प्लेयर गेम की मैं बात कर रहा हूँ। गेम थियरी बहुत एडवांस भी हो सकता है, 3 प्लेयर भी हो सकता है, और बहुत सारे उसके डायमेंशन हो सकते हैं। तो आपको उतना नहीं देखना है। सिंपल गेम थियरी में प्रिजोनर डिलेमा होता है, उसे समझ ले थोड़ा। डोमिनेंट स्ट्रेटेजी क्या होती है और नेस इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसे थोड़ा समझ ले। अब बाकी ये कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, जिसके लिए नया होगा उसे लग सकता है, लेकिन ये कोई अगर आपके सिलेबस में होगा तो ये कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए। और फैक्टर प्राइसिंग में इनपुट प्राइस का प्राइस कैसे डिटरमिन किया जाता है, जैसे आपने लेबर लेजर का थ्योरी पढ़ा होगा, लेबर कर्व बैकवर्ड बेंडिंग होता है, तो उससे भी रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल्स बनते हैं तो आप उसे देख ले, या फिर उस कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसे भी आप देख ले। तो ये मैंने जितना बताया, इससे न्यूमेरिकल्स तो बनते ही है, लेकिन बाकी ये जो कॉन्सेप्ट है इन्हें भी आपको अच्छे ध्यान में रखना है। इससे न्यूमेरिकल्स जो होंगे 2 या 3 मार्क्स के हो सकते हैं, और जो कंसेप्ट है वो 1 मार्क्स के हो सकते हैं। न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसलिए वो उसमें आपको ज़्यादा मार्क्स होते हैं, और नेगेटिव मार्किंग भी ज़्यादा होती है। वो आपको एग्ज़ाम देने से के टाइम ही पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितना नेगेटिव मार्किंग होंगे, तो उसी समय पहले से आपको नहीं पता चलेगा, और किसी को पता भी नहीं बता सकता। और हम चलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम अकाउंटिंग आपको पढ़ना जरूरी है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग करने का मतलब है आपको पता होना चाहिए जीडीपी, जीएनपी, ये सब कॉन्सेप्ट के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर कुछ चीज़ें दी रहेगी, जीएनपी दी रहेगी और टैक्स दिया रहेगा, या फिर बहुत सारी चीज़ें दी रहेगी और आपको एक चीज़ जैसे जीडीपी कैलकुलेट करना है, जीएनपी दिया रहेगा, आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड दिया है, और और भी कुछ दिया है, और आपको जीडीपी कैलकुलेट करना है, तो उस तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं न्यूमेरिकल्स। और इक्विलिब्रियम आउटपुट में यही होता है, 2 सेक्टर मॉडल आपने पढ़ा होगा, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल, जिसमें फॉरेन सेक्टर भी आ जाता है। तो ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी इसमें शामिल हो जाता है। तो उससे में जो भी कंसेप्ट होते हैं, जैसे मोल्डन फ्लेमिंग मॉडल भी आता है इसमें, फिर आपका और भी कुछ लर्नर कंडीशन, इस तरह करके कुछ एक कंडीशन है, उसे भी देख लें आप। जब आप पढ़ेंगे ये तो आपको पता चल जाएगा। और मल्टीप्लायर में आपका एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर, टेक्स्ट मल्टीप्लायर से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आपको लमसम टैक्स, एड वोलेरम टैक्स मल्टीप्लायर, तो अलग अलग जो कंडीशन है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। और साइमल्टेनियस इक्वेशन इन गुड्स एंड मनी मार्केट, तो ये जो आप देख रहे थे ये सिर्फ गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम बताता है, लेकिन जब आप मनी मार्केट को इंक्लूड कर देते हैं तो दोनों को मिलाकर जो इक्विलिब्रियम बनता है उसको ISLM मॉडल कहते हैं। तो ये ISLM मॉडल से बहुत न्यूमेरिकल्स बनने के चांस है, आप इसे अच्छे से देख लें। और इस ISLM मॉडल से ही रिलेटेड है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी इन क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। तो इसमें अलग अलग, ये आपको बहुत कम टॉपिक लग रहे होंगे, लेकिन इससे न्यूमेरिकल्स लगभग 50 से ज़्यादा टाइप्स के बन सकते हैं। तो इसको आपको अच्छे से देखना होगा। इसमें सिंपल लीनियर अलजेब्रा ही होता है, लेकिन इसमें बहुत डाइवर्सिटी होती है, बहुत अलग अलग कंडीशंस होते हैं, इसलिए आपको इसका अच्छे से अभ्यास करना है। भले ही लीनियर अलजेब्रा है तो वो आसान होता है किसी को समझने के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा कंडीशंस होते हैं इसमें, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग
फॉर्मूला लगते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको अभ्यास ही करना पड़ेगा, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा तो भी वो हो पाएगा। और ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन में आ सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रेजेंट वैल्यू। तो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स से कुछ एक एक क्वेश्चन जरूर रहता है आपके DPR एग्जाम में, वो जरूर होगा, और वो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड होगा या प्रेजेंट वैल्यू से रिलेटेड होगा, जैसे बॉन्ड मार्केट ये सब से रिलेटेड ये सब कॉन्सेप्ट होता है। तो वो भी अगर आपको कहीं मिलता है तो आप देख लें, अगर बुक में नहीं मिलता है तो नेट से खोज कर देख लें, लेकिन इन सब चीज़ों का आइडिया रखें, क्योंकि अब मैंने बता दिया है और अगर आपसे छूट जाए तो आपको बहुत अफसोस होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत कुछ एडवांस आपको जानना है, एडवांस भी होती है पढ़ाई, लेकिन आपको उतना नहीं जानना, बेसिकली इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये बहुत एडवांस चीज़ें नहीं है। और इसके बाद अंतिम जो होता है स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, इसका वेटेज काफ़ी अच्छा होता है, और इसलिए अच्छा होता है क्योंकि मेनली जो वो काम है ग्रेड बी ऑफिसर में जो उस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, रिसर्च उनको करना होता है। तो रिसर्च में ये सब चीज़ें आ ही जाती हैं, तो अगर आपको ये बेसिक भी पता नहीं हो तो आप कैसे वो सब काम कर पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में अगर कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं तो उसे आपको देख लेना है, और बाकी ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड्स में न्यूमेरिकल्स बनते ही हैं, अल्फा बीटा का निकालना होता है। ध्यान रखिए आपको सिंपल लीनियर इक्वेशन रिग्रेशन मॉडल ही पढ़ना है, आपको मल्टीपल लीनियर इक्वेशन या फिर मैट्रिक्स में से जो रिग्रेशन मॉडल होता है उतना एडवांस आपको जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको पता होना चाहिए सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, और उसमें ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड कैसे अप्लाई होता है उस वो आपको पता होनी चाहिए, और उसके जो अजम्पशन है मल्टी कोलिनियरिटी, हेटेरोस्केडास्टिसिटी और ऑटो कोरिलेशन, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये हेटेरोस्केडास्टिसिटी नहीं होगा, ये होमोस्केडास्टिसिटी होगा, जब वायलेशन होता है तब हेटेरोस्केडास्टिसिटी कहते हैं। तो आप इसे देख लें, इससे शायद न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, लेकिन ये कंसेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए इससे जरूर एक क्वेश्चन तो जरूर ही रहेंगे, किसी भी स्थिति में रहेंगे, इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से देख लें। और बाकी हाइपोथेसिस टेस्ट से भी 3 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसमें आपको टी टेस्ट से आपको सिग्निफिकेंस निकालना होता है। तो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी देख ले, जो स्टैटिकल इन्फरेंस चैप्टर में होता है। तो ये सब चीज़ें जितनी मैंने आपको बताई ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको सिर्फ इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये इम्पोर्टेंट है। अगर इतनी चीज़ें आपको अच्छे से पता है तो बहुत अधिक संभावना है कि आप एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि इन सब चीज़ों को बहुत एडवांस में जाकर आपको जानना है, बेसिक न्यूमेरिकल्स जो इससे पूछे जा सकते हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और जहाँ तक बुक्स की बात है, मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, और आप उस बुक्स को देख ले। और बाकी अगर मैं कोई वीडियोस बनाता हूँ पार्टिकुलर किसी टॉपिक पे तो आप उसे भी ज़रूर देखें, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होगी तो ही मैं बनाऊँगा। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोई कोर्स कराने वाला हूँ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पे। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है वो मैं जैसे जैसे मुझे समय मिलता है मैं उस पर वीडियो बनाता रहूँगा, वो भी आप देख लीजिएगा। और बाकी ये सब जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं और जो बुक्स मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए हैं और डिस्क्रिप्शन बुक में मैंने दे भी दिए हैं उसके लिस्ट, वो आप देख लीजिएगा। और बाकी आप गूगल क्लासरूम भी ज्वाइन करें, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वहाँ से आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि आप ये जो बुक्स मैं रेफ़र कर रहा हूँ वो बुक्स आपको PDF वर्जन में मिल जाएंगे। उसके लिए सिर्फ ज्वाइन करने गूगल क्लासरूम में इनरोल होने के लिए आपको 100 रुपीज़ खर्च करने होंगे, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और बाकी जो भी मटेरियल्स होंगे स्टडी मटेरियल्स वो आपको वहाँ फ्री मिल जाएंगे, वो आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप गूगल क्लासरूम में जरूर ज्वाइन करें। और बाकी जो बुक लिस्ट है अमेजन से आप परचेज कर सकते हैं, उसकी भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, तो आप उसे भी फॉलो करके बुक लिस्ट देख सकते हैं। और जो अगर आपको अफोर्डेबल लगे तो उसको खरीद लें, और किंडल वर्जन हो तो उसे खरीद सकते हैं, उससे फ़ायदा होगा कि आपको डिलीवरी के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। बाकी इतना कहकर मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। और इस वीडियो को अगर यूजफुल हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे ये
सिग्नल दे कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, कुछ यूजफुल कर रहा हूँ, ताकि मैं इस पे आगे भी काम करता हूँ। चलिए फिर से आपको एक बार धन्यवाद और हम इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं।